कि जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, अगर वो डॉक्टर के चक्कर में फंस गए तो ब्लड शुगर का पेशेंट तो बना के ही छोड़ेंगे। जब भी इंसान मरता है तो लोग बोलते हैं तो किडनी से मर गया, उस बीमारी से मर गया। लोग ये क्यों नहीं देखते कि वो कारण बीमारी ना हो, कि क्या पता इलाज ही कारण हो। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की दवाइयों पे अधिकतर लोग ही हैं। तो वो भविष्य के किडनी पेशेंट बनने की तैयारी में है। जितना हम लेट डिनर करेंगे उतना ये हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। हर तीसरे बच्चे की आंखों में चश्मा होगा, हर दूसरे बच्चे के दांत खराब होंगे, हर 10वां बच्चा हाइपर एक्टिव होगा, हर 100वां बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट होगा, हर 1000 में से एक बच्चा डायबिटीज का पेशेंट होगा। कोई भी चीज़ जो सनसेट के बाद हम खाते हैं, आफ्टर द सनसेट, वही चीज़ बॉडी में ट्यूमर बनाती है, स्टोन बनाती है, ब्लॉकेज बनाती है, सिस्ट बनाती है, कैंसर सेल्स बनाती है। बॉडी को तो कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। आप कुछ खा नहीं रहे तो आपके बॉडी में जो ट्यूमर है, जो स्टोन है, जो पॉलिप है, बॉडी उसको तोड़ता है, उसके अंदर की न्यूट्रिशन निकालता है एंड यूटिलाइज करता है। फीवर आया, फीवर जाएगा तब जब फीवर जिस काम के लिए आया था, इन्फेक्शन को मारने आया था या कैंसर सेल को मारने आया था, जब वो काम पूरा हो जाएगा तभी आपकी बॉडी का फीवर जाएगा। कभी स्ट्रेस है और अगर लोअर लेग हॉट वाटर मोशन करेंगे तो स्ट्रेस गायब हो जाएगा। नींद ना आ रही हो तब करेंगे तो नींद आने लगेगी। बीपी बढ़ गया हो तब आधे घंटे के लिए करेंगे तो बीपी घट जाएगा। पैरासीटामोल से पेट में अल्सर, पेट का कैंसर बड़ी तेजी से होता है। जब बाकी सारे पौधे फैक्ट्री के आसपास के जल गए थे, खत्म हो गए थे बिकॉज ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, लेकिन नीम का पेड़ अपनी जगह पे खड़ा रहा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपके वीडियोस जो हैं बहुत मोटिवेट करते हैं, क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो जो ये डॉक्टर्स का जो बिजनेस ही हम कहेंगे, पहले तो डॉक्टर को भगवान का रूप कहते थे, लेकिन अब तो ये बिजनेस हो गया है और एक बहुत फलता फूलता व्यापार हो गया है। हाँ, जहाँ पे लोगों को की बीमारियों से, उन्हें जो है उनके पैसों से उन्हें तौला जाता है कि जितनी बड़ी बीमारी उतना मोटा हमारे पास ग्राहक आ गया। पहले जब हाँ, हमारे एक ओल्ड टाइम की हम बात करें, पुराने सदियों की, जब वैद्य हकीम होते थे तो छोटी छोटी पुड़िया और छोटी छोटी गोलियों से, हमें याद है बचपन में हम खाते थे और हम बिल्कुल ठीक हो जाते थे और हमें हॉस्पिटल वगैरह जाना नहीं पड़ता। लेकिन आज की बात करूं तो डॉक्टर चौधरी, हर एक घर में एक बहुत आम बीमारी है, वो है शुगर और डायबिटीज। मैं इससे शुरुआत करना चाहूंगी कि आज की डेट में अगर भारत के 100 घर में हम जाएंगे तो 99 घरों में हमें ये दो बीमारियां मिलती ही मिलती हैं। आपने बहुत रिसर्च किया इन पर और आपकी बुक्स बहुत कुछ कहती है। फिर भी मैं चाहूंगी कि मुझे और जो मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, सबसे पहले आप हमें इन दो बेसिक बीमारियों से बचने का इलाज बताएं कि कैसे इनसे हम बचें। धन्यवाद, थैंक यू। इनसे बचने का जो सबसे पहला पहला सबसे पहला फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि इनसे बचना है तो डॉक्टर के पास मत जाओ। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों, ये इनको बीमारियां नहीं बोलते, इनको डिसऑर्डर बोलते हैं। दे आर नॉट क्लासिफाइड एज ए डिजीज, दे आर क्लासिफाइड एज ए डिसऑर्डर। है ना। डिजीज का मतलब होता है जो प्रोग्रेसिव होता है। ये तो ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर आर जस्ट अ पैरामीटर्स। तो नंबर वन, डोंट गो टू द डॉक्टर। व्हाई? क्योंकि ये जो पैरामीटर्स हैं, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, अगर किसी भी डॉक्टर से आज की तारीख में पूछेंगे कि कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, तो आपके जहन में होगा, वो बोलेगा 120/80। नहीं, ये पुरानी बात हो गई है। अब वो बोलेगा 110/70 या 75। राइट। आज से 15 साल पहले अगर यही सवाल डॉक्टर से पूछते तो वो बोलते कि भाई 140/90। और उससे भी 5 साल पहले ये सवाल पूछते, 20 साल पहले, तो बोलते 160/100। बोलने का मतलब ये है कि हर थोड़े थोड़े दिन बाद, महीनों बाद, ये ब्लड प्रेशर के जो आंकड़े हैं उनको स्क्वीज करते जा रहे हैं, कुछ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। स्क्वीज करने से क्या होगा कि अधिकतर लोग अपने आप को ब्लड प्रेशर का पेशेंट पाएंगे। है ना। तो अभी इस साल जो लोग मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे, अगर आप अपने आपके शहर का जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, सबसे महंगा वाला, वहाँ जाके पूछेंगे तो आप को वो 110/75 ही बताएंगे। लास्ट ईयर 115/80 था। उससे एक साल पहले 120/80 था। राइट। इस तरह से आंकड़ों को स्क्वीज करते जा रहे हैं ताकि ज्यादा लोगों को हम पेशेंट घोषित कर सकें। तो असली आंकड़ा क्या होना चाहिए? असली आंकड़ा ऊपर और नीचे का मिला के 250 के करीब हो तो नॉर्मल है। जैसे मान लो 150/90 अगर है किसी का, 40 साल से ऊपर किसी इंसान का, और दोनों को मिला दें, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, दैट बिकम 240, एंड दैट इज नॉर्मल एक्सेप्टेबल रेंज। राइट। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब दो चीज हो सकते हैं, या तो आपका 250 से ऊपर है,
तो आप बीपी के सही मायने में पेशेंट हैं। तो उसमें सिर्फ इतना करना है कि आप बी ऑन DIP डाइट, द काइंड ऑफ डाइट जो कि अब तो करोड़ों लोग इसको अपना अपना अपनाया हुआ है, नीड नॉट एक्सप्लेन मच, आप गूगल भी करेंगे तो मिल जाएगा। DIP डाइट शुरू करते ही 95% लोगों का विद इन 3 डेज बीपी नॉर्मल रेंज में आ ही जाता है। और 5% वो जरूर हैं जो किडनी के पेशेंट हैं, उनका किडनी जब तक ठीक नहीं होगी तब तक बीपी नॉर्मल नहीं आता, फिर किडनी की बात कर लेंगे। और अब बात कर लेते हैं आपकी शुगर की। शुगर का भी ग्लूकोज बोलते हैं, ब्लड ग्लूकोज डायबिटीज, इसका भी वही हाल है। एक टाइम था 1970, 70 से लेकर 79 तक या 80 तक, उससे पहले तो ब्लड शुगर कितना को नॉर्मल बोलेंगे वो था ही नहीं कोई आंकड़ा। लेकिन तब जब आंकड़ा निकला, टू बी वेरी शॉर्ट, 250 निकला, कि खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर 250 से नीचे है तो वो नॉर्मल है, वो एक्सेप्टेबल लिमिट में है। लेकिन ये बात बता रहा हूँ 1979 80s की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इन आंकड़ों को भी स्क्वीज करते हुए इन आंकड़ों को भी, जिस तरह से फुटबॉल का मैच चल रहा है और आपका जो ओपोनेंट है वो अपना गोल पोस्ट को छोटा करता जा रहा है, जब भी आपकी नज़र इधर उधर चली जाती है तो क्या होगा, आपके लिए गोल करना मुश्किल होगा। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। तो आज के बात करें तो बोलेंगे कि 100 से नीचे होना चाहिए फास्टिंग, नहीं तो आप डायबिटिक पेशेंट हैं। अब 100 से नीचे 40 साल से ऊपर के इंसान का होना लगभग असंभव है, राइट। उसको वो तो दवाइयों से ही हो सकता है। दैट मीन्स 100% ऑफ द पीपल जो इनकी जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, अगर वो डॉक्टर के चक्कर में फंस गए तो ब्लड शुगर का पेशेंट तो बना के ही छोड़ेंगे। और जब दवाई आप पेशेंट लेते हैं तो ये दवाई कुछ इस प्रकार काम करती है कि बॉडी का जो अपना खुद का सिस्टम है बीपी और शुगर कंट्रोल करने का, वो धीरे धीरे ये दवाई फेल कर देती है, यानी कि नाउ यू आर टोटली ड्रग डिपेंडेंट बन जाते हैं। तो अब किसी का अगर आंकड़ा 250 से ऊपर है, 300 350, तो वो डायबिटीज का पेशेंट हुआ। उन्हें क्या करना, उन्हें वही करना जो मैंने जस्ट अभी बताया था, बी ऑन DIP डाइट। हमने ये देखा है पिछले 15 साल में कि जैसे ही कोई DIP डाइट फॉलो करता है, 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर उनका ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में आ ही जाता है। अगेन फॉर 95% पीपल। हाँ, जो इंसुलिन डिपेंडेंट हैं उनका थोड़ा टाइम लगता है, 15 दिन तक लग जाता है कुछ लोगों का, कुछ का आ भी जाता है, और इंसुलिन सभी की छूट ही जाती है। तो सिंपल सोल्यूशन है, डोंट गो टू द डॉक्टर। और याद रखिए जो पैमाना है वो 250 का है, ना कि उनका बताया हुआ मनगढ़ंत, जो कि टाइम टाइम पे वो जानबूझ के उसको स्क्वीज कर रहे हैं, उसको कम करते जा रहे हैं, और उसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते, बस अनाउंसमेंट करते हैं कि आज से हम 110/70 को ही या 75 को ही नॉर्मल मानेंगे, यूं ही, राइट। जैसे कि कोई भगवान की वाणी आती है उस तरह से, ऐसे इस तरह से करते हैं, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। फिर बोलते हैं कि ये तो साइंस है। साइंस का तो एक्सप्लेनेशन होता है, एविडेंस होता है, वो तो है नहीं। एविडेंस जिसका है वो तो 250 है। तो बियॉन्ड DIP डाइट, आंकड़े 250 को दिमाग में रखिए, डोंट गो टू द डॉक्टर, बस इतना करना है तो आप डायबिटीज से भी बच जाएंगे, बीपी से भी बच जाएंगे, और डॉक्टरों के ट्रैप से बच जाएंगे। जी, आप एक खुद एक डॉक्टर होकर आप इतनी अच्छी सलाह दे रहे हैं कि डॉक्टरों से दूर रहो और स्वस्थ रहो। ये पहली बार किसी डॉक्टर ने खुले मंच पर इतनी खूबसूरती से इतने खुलकर कहा है, क्योंकि डॉक्टर्स ऐसा नहीं कहते। वो तो कहते हैं कि अरे आपको सर में दर्द हुआ, हमारे पास आ जाओ, हम आपको मेडिसिन देते हैं। और फिर वो उसी जंजाल में फंसता चला जाता है, जैसे एक वेब होता है कि उस जाले में एक बार कीड़ा फंस गया तो उससे निकलना नामुमकिन है। वैसे ही आज की डेट में डॉक्टरों के चंगुल से निकल पाना एक मरीज के लिए बहुत मुश्किल है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था किडनी के बारे में बात करेंगे, तो अगर मैं किडनी का देखूं तो डॉक्टर चौधरी, मैं देख रही हूँ कि किडनी का डायलिसिस या ट्रांसप्लांट, पता नहीं क्या मतलब, किडनी रिप्लेसमेंट, पता नहीं कुछ कुछ, फैटी लीवर, ये सब बहुत ज्यादा हो गया है। और अभी मैंने जो मेरे यहाँ, अगर मैं बात करूं तो आज से 4 5 6 महीने पहले मेरे यहाँ एक मेड काम करती थी, उसके हस्बैंड को किडनी में कुछ इशू हुआ, जबकि वो कोई ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं करते थे, बट उनकी किडनी में कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने बहुत दिनों तक उसका ट्रीटमेंट करवाया, शायद डायलिसिस या समथिंग कुछ कुछ करवा रहे थे वो। फाइनली वो नहीं बचे, उनकी डेथ हो गई बहुत ट्रीटमेंट के बावजूद। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, फैटी लीवर और किडनी की प्रॉब्लम। इसके लिए भी प्लीज कुछ सजेशंस बताएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर कम टीचर ज़्यादा हूँ। मेरा प्रोफेशन है कि लोगों को पढ़ाऊँ, राइट, और उनको समझाऊँ। और वी डोंट नीड मेडिकेशन, वी जस्ट नीड एजुकेशन, और यही देना काम है। अभी भी जो ये जूम मीट चल रही है, ये भी एजुकेशन का ही पार्ट है कि लोग अपने आप एजुकेट हो जाएं, लोग खुद का डॉक्टर खुद ही बने।
अगर वो सोचते हैं कि आज के ज़माने में कि कोई और डॉक्टर उसका ध्यान रखेगा, वो ध्यान नहीं रखेगा, वो तो अपना ध्यान रखेगा, अपना प्रॉफिटेबिलिटी का। अब आते हैं अभी अगले सवाल पे। आपने बोला कि इतनी सारे इलाज करने के बावजूद भी उसकी डेथ हो गई। इसको कुछ इस तरह से फ्रेम करना चाहिए, इतने सारे इलाज कराने की वजह से उनकी डेथ हो गई। जब भी इंसान मरता है तो लोग बोलते हैं तो किडनी से मर गया, उस बीमारी से मर गया। लोग ये क्यों नहीं देखते कि वो कारण बीमारी ना हो, कि क्या पता इलाज ही कारण हो। सच तो यही है कि जिसकी बात मैं कर रहा था, डायबिटीज की पहले तो दवाई पे रखते हैं। जब डायबिटीज की दवाई सालों साल लोग खाते हैं, बीपी की दवाई सालों साल लोग खाते हैं, तो अल्टीमेटली किडनी फेल हो जाती है। और फिर बोलते हैं कि किडनी फेलियर से मर गए। किडनी फेल हुई क्यों? दैट इज द ड्रग ओवरडोज, राइट, ड्रग रिएक्शन, एक्यूट किडनी फेलियर जिसे बोल सकते हैं आप। तो ड्रग से किडनी फेल कर दिया, और किडनी फेल हो गया तो बचा कुचा कसर वो डायलिसिस ने कर दिया, एंड देन द पर्सन डाइड। तो ये बोलना ही नहीं चाहिए कि ये किडनी से मर गए, बोलना चाहिए किडनी के इलाज से मर गए। दैट शुड बी द राइट फ्रेज, राइट। एविडेंस तो यही कहती है, अभी तक का अगर साइंटिफिक एविडेंस देखो तो। मान लो दो किडनी के पेशेंट आपके सामने हैं, और दोनों का हालत एक जैसी है बिल्कुल, राइट। जुड़वे भाई हैं और दोनों को सेम बीमारी है किडनी की, और एक ही जितना बीमार है। एक चला गया डॉक्टर के पास और एक के पास पैसे नहीं थे तो घर पे ही रह गया। तो ये देखा गया है, इस तरह के कुछ ऑब्जर्वेशन स्टडीज हुई हैं कि जो घर पे ही रह गया बिकॉज ऑफ सम रीज़न उसका इलाज नहीं हो पाया, उसके जिंदा रहने के चांसेस ज़्यादा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छी। तो क्लियरली ये कंक्लूजन है कि वो बीमारी से नहीं मरा, बीमारी के इलाज से मरा। अब बीमारी हुई क्यों, वो मैंने जस्ट बताया कि जैसा आपने शुरू में ही बताया था कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की दवाइयों पे अधिकतर लोग ही हैं। तो वो भविष्य के किडनी पेशेंट बनने की तैयारी में है, राइट। क्योंकि आपको पता ही कि सारा कुछ तो किडनी फिल्टर करता है, और किडनी पे इतना बोझ डाल देंगे और सालों साल, तो अल्टीमेटली वो फेल हो ही जाना है। वो 100 साल के लिए किडनी का जो किडनी बनी है हमारे लिए, 100 साल की उसकी लाइफ स्पैन है, लेकिन वो 10 साल में ही ना आपने उसको कंडम कर दिया, खराब कर दिया, तो वो किडनी का पेशेंट बन गया। आप किसी भी किडनी के पेशेंट को पकड़िए, उससे पूछिए लास्ट 10 साल का बताइए हिसाब किताब, वो बताएगा कि पिछले 10 साल से वो कौन कौन सी गोली, बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, थायराइड की, ये चार चार पांच गोलियां मैं लेता था। तो या स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं। तो उसका नतीजा आज उसकी किडनी फेल हो गई। लेकिन ये वाली बात ना तो वो डॉक्टर बताएगा, ना वो पेशेंट जानता है। वो पेशेंट सिर्फ ये मानता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, राइट। तो किडनी के ज़्यादा पेशेंट होने का कारण ओवर मेडिकेशन, और जो दवाइयाँ वो ले रहे हैं, उससे नतीजा यही आना है जो कि हमारे आंखों के सामने दिख रहा है। जी, बहुत बहुत सही कहा आपने। और मेडिसिन तो अब एक, जैसे हम पहले बच्चे टॉफियां और चॉकलेट खाते थे, ऐसे ही आज की डेट में लोग दवाइयां खाते हैं। सुबह शुरुआत होती है, डॉक्टर कहते हैं खाली पेट आपको ये दवाई खानी है, सोने से पहले आपको ये दवाई खानी है, यानी दिन भर में इतनी सारी दवाई खानी है, खाने के बाद, खाने से पहले, खाली पेट, इतनी सारी दवाइयां सुन सुनकर हेडेक होता है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज किया था, थायराइड। थायराइड का अगर मैं देखती हूँ तो मैक्सिमम ये फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिल रहा है ये केसेस। ऐसा क्यों हो रहा है? आजकल का लाइफस्टाइल बहुत ही खराब है। उसका सबसे मुख्य कारण है कि लेट नाइट ईटिंग। हमारे टाइम पे जब मैं स्कूल में रहता था, मुझे लगता है 8 बजे से पहले तो हम डिनर कर ही लेते थे। मैं तो खैर आज भी 7 बजे से पहले कर लेता हूँ। लेकिन आजकल के टीनेजर्स देखेंगे रात के 10 बजे से पहले तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जितना हम लेट डिनर करेंगे उतना ये हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, एंड थायराइड इज वन ऑफ द काइंड ऑफ हार्मोन। तो एक तो मुख्य कारण ये है। दूसरा मुख्य कारण, जो आजकल के जनरेशन के डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है ही नहीं। कच्ची सब्जी, जिसे सैलेड बोलते हैं, और फल बहुत थोड़ा सा, मामूली सा, या है ही नहीं एक्चुअली। अगर ये दोनों चीज़ आप हटा देंगे, ऊपर से डिनर आप बहुत लेट करेंगे, तो दिस इज फॉर्मूला, दिस इज रेसिपी टू बिकम अ थायराइड पेशेंट। अब अगर मान लो कोई थायराइड पेशेंट है ही, तो ये फैक्टर डाल हटा लिया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाल दिया अपने डाइट में, लेट नाइट डिनर करना छोड़ दिया, शाम के 6 बजे तक ही उसने डिनर कर लिया। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कितना? उसके बॉडी वेट के अनुसार। मैं 70 kg का हूँ, एक और शून्य लगा दूंगा तो 700 ग्राम, 700 ग्राम फल और 700 ग्राम कच्ची सब्जी, सलाद। अगर इतना मैं खा लेता हूँ और 6 बजे 7 बजे तक डिनर कर लेता हूँ, तो 1 महीना लगेगा, 1 मंथ, थायराइड की गोली छोड़ने का, और छोड़ने के बाद टीएसएच नॉर्मल रेंज में आने के लिए 1 महीना, हद से हद 2 महीना लगेगा। तो ठीक होना बहुत लंबी प्लानिंग की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों की बात है, राइट। तो और बीमार पड़ना भी आजकल आसान है।
जिस तरह का लाइफस्टाइल लोगों ने अपनाया हुआ है, लेट नाइट ईटिंग, लेट नाइट वर्क, लेट नाइट एंटरटेनमेंट, आजकल जोमेटो स्विगी ये सब आ चुका है, नेटफ्लिक्स आ चुका है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हो चुका है। तो ये सारी चीज कुल मिला के एक विशेष, एक ऐसा ट्रैप बनी हुई है कि जिसकी वजह से आप देखेंगे, पीसीओडी की बात करें, थायराइड की बात करें, मोटापे की बात करें, आप स्कूल में जाइए किसी भी रैंडम स्कूल में, यूं आप नजरें घुमाइए, हर तीसरे बच्चे की आंखों में चश्मा होगा, एवरी थर्ड चाइल्ड, राइट। हर दूसरे बच्चे के दांत खराब होंगे, हर 10वां बच्चा हाइपर एक्टिव होगा, हर 100वां बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट होगा, हर 1000 में से एक बच्चा डायबिटीज का पेशेंट होगा। ये सारी चीज मेरे टाइम पे जो लोग मुझे सुन रहे हैं और मेरी उम्र के हैं 50 साल से ऊपर, उस टाइम पे था नहीं, नामो निशान नहीं था, था ही नहीं। तो जैसे जैसे लाइफस्टाइल बदल रही है, उसी स्पीड से बीमारियां भी आ रही हैं, बच्चों में भी आ रही हैं, यंगस्टर में आ रही हैं, और बड़ों में भी आ रही हैं। आपने बहुत सही कहा। आज की डेट में चश्मा तो एक आम एक फैशन जैसा हो गया कि हर बच्चे की नजरों में। मैं अपने घर की बात करूं तो मेरा बेटा ही, अभी तो वो मात्र 13-14 साल का है, लेकिन वो बचपन से चश्मा लगा रहा है। आपने हाइपर एक्टिव की बात की तो वो हाइपर एक्टिव किड है। ऑटिज्म, फिर ओबेसिटी का भी शिकार है, क्योंकि आजकल के बच्चे एक्टिव नहीं है बाहर। हम लोग जब छोटे थे तो बचपन में एक रूटीन था कि शाम को खेलने जाना है। आज शहरों में ना तो प्लेग्राउंड्स बचे हैं, ना तो बड़े बड़े पार्क्स बचे हैं। पूरी कंक्रीट की ये दुनिया बन गई है, तो बच्चों को खेलने की स्पेस नहीं है। तो ये सारी चीजें तो मैं अपने ही घर में ही देखती हूँ। तो ऐसे में इन बच्चों को कैसे इन सब चीजों से बाहर लाया जाए? देखिए, इनका पहले तो इनका रूटीन को इमीडिएटली चेंज करना है। हम कैसे बाहर लाते हैं? इस वक्त मेरे पास 5000 ऑटिज्म के बच्चे हैं, एडीएचडी एंड ऑटिज्म, हाइपर एक्टिविटी एंड ऑटिज्म के 5000, राइट। तो जैसे हम उनका, टू स्टार्ट विद, कि सुबह सुबह 5 बजे या 6 बजे स्कूल जाने से पहले ग्राउंडिंग करनी है, मतलब नंगे पैर घास में, मिट्टी में घूमना है, थोड़ा धूप में खेलना है। और उसके बाद हम इसको ठीक करने के लिए नीम का पत्ता खिलाते हैं। 20 केजी का बच्चा है तो दो दो नीम के पत्ते खिला दिए, 30 केजी का है तो तीन। और उसके बाद फ्रूट ब्रेकफास्ट कराते हैं पेट भर के। और लंच में भी सैलड का एक पोर्शन होता है, डिनर में भी सैलड का एक पोर्शन होता है। और फास्ट फूड हटा दिया, डिनर 8 बजे से पहले करा दिया। ये छोटी छोटी बातें मैंने दो चार बताई, जितनी सारी बातें मैंने बताई बस यही हम करते हैं। और जब हम ये करते हैं तो हम देखते हैं कि इट टेक्स अबाउट 3 मंथ्स टाइम, राइट। आंखें की चश्मा की पावर वापस आने लगती है, वेट कम होने लगता है, हाइपर एक्टिविटी तो खत्म हो ही जाती है डेफिनेटली, ऑटिज्म के सिम्टम जाने लगते हैं, काफी बच्चों के तो पूरी तरह ठीक हो जाता है। तो ब्लड शुगर जिनका ज्यादा है, ऐसे बच्चे जो डायबिटीज पेशेंट हैं टाइप 1, उनका ब्लड शुगर पहले 3-4 दिन में ही नीचे आने लगता है। तो आसानी से, बाई यूजिंग दिस फॉर्म मेथड जो मैंने अभी शेयर किया, बच्चों की हेल्थ को हम रीगेन कर सकते हैं। ये मुझे लगता है जो आपने बताया है, ये हर माँ के लिए एक ब्लेसिंग है अगर वो अपने बच्चे को ठीक कर पाती हैं सबसे। क्योंकि आजकल के बच्चे इतने एडिक्टेड हो गए हैं फास्ट फूड से कि फास्ट फूड उन्हें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उन्हें बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। सबसे गंदी चीज उनके लिए फ्रूट्स है कि फ्रूट्स हमसे दूर हटाओ। और मैगी और जितने भी पिज्जा पास्ता है ये सब हमारे लिए, लंच में भी बच्चे यही ले जाना पसंद करते हैं। क्योंकि मैं खुद एक माँ हूं तो मुझे पता है कि बच्चे जिद करते हैं हमें नहीं खाना, और लंच बचा कर लेकर आते हैं। तो मेरी जैसी बहुत सी माएँ हैं जो ये फेस कर रही हैं। अब हम अगर आगे बढ़े डॉक्टर चौधरी, तो कैंसर कैंसर एक पहले एक टाइम था जब हम छोटे थे, तो बहुत कम सुनने को मिलता था कि उसे कैंसर हो गया, और सुनकर ऐसा लगता था कि ओ माय गॉड, कितना बड़ा, जैसे कि कोई एटम बॉम्ब फूट गया, इतनी बड़ी बीमारी हो गई। और आज की डेट में हम जाते हैं तो देखते हैं इसको ये कैंसर है, इसको वो कैंसर है। कैंसर की भी वैरायटी बढ़ती जा रही है, और कैंसर बहुत आम हो गया है। तो हमें पता है कि ये पोल्यूशन और हमारा लाइफस्टाइल का ही सारा कॉजेज हैं इसके पीछे। लेकिन अगर किसी को हो गया है या सिम्टम्स हो रहे हैं, तो कैसे बचें अपने घर पे रहते हुए? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ये जाहिर सी बात है, यहाँ कैंसर की तादाद तो बढ़ी है। असली कैंसर पेशेंट की, नकली कैंसर पेशेंट की भी तादाद बढ़ी है। याद कीजिए, आज से 20 साल पहले पेट स्कैन नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। जब से पेट स्कैन मशीन आया तब से ही फर्स्ट स्टेज कैंसर, सेकंड स्टेज कैंसर, थर्ड स्टेज कैंसर, ये सारा डिफाइन हो गया। एक पेट स्कैन एक ऐसा मशीन है जिससे किसी भी हेल्दी इंसान को कैंसर पेशेंट घोषित किया जा सकता है। टोटली मिसलीडिंग अनसाइंटिफिक मशीन है। इसीलिए डॉक्टर यूं ही बोल देते हैं, चलो रूटीनली एक बार देख लो पेट स्कैन करा के, और मोस्ट लाइकली कैंसर उसमें निकल जाता है। दिस हाउ इट इज मेड। तो एक तो वो तबका तैयार हो रहा है जो कैंसर पेशेंट ओरिजिनली था नहीं, लेकिन पेट स्कैन या बायोप्सी के माध्यम से घोषित किया हुआ है। एक तबका वो है, वो ठीक है अंदर से, लेकिन डायग्नोस्टिकली वो ठीक नहीं है, डायग्नोस्टिक के ट्रैप में फंस गए। चलो इनको छोड़ दीजिए। दूसरे तरीके के पेशेंट ऐसे हैं जो असली में कैंसर पेशेंट है, जिनको ट्यूमर ग्रो होता हुआ दिख रहा है,
हीमोग्लोबिन डाउन होता हुआ दिख रहा है, पूरी तरह वीकनेस होता हुआ दिख रहा है, जिनका वेट एक एक महीने में 5-7 केजी 10 केजी लॉस होता हुआ दिख रहा है, ये सही मायने में कैंसर के पेशेंट हैं। तो इन पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि याद रखिए एक छोटी सी बात, कोई भी चीज जो सनसेट के बाद हम खाते हैं, आफ्टर द सनसेट, वही चीज बॉडी में ट्यूमर बनाती है, स्टोन बनाती है, ब्लॉकेज बनाती है, सिस्ट बनाती है, कैंसरस सेल्स बनाती है। डोंट फीड द ट्यूमर, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। 6 बजे से पहले डिनर कर लो। तो 6 बजे से पहले जो डिनर करते हैं, खाना खा लें, तो वो बॉडी में यूटिलाइज होती है, मेटाबोलाइज होती है। तो एंड डोंट ईट आफ्टर 6 p.m. एंड डोंट ईट बिफोर 8 a.m. यानी कि रोज 10 घंटे का ईटिंग प्लान, 8 a.m. to 6 p.m. रोज 14 घंटे फास्टिंग, फ्रॉम 6 p.m. टू नेक्स्ट डे 8 a.m. ये जो 14 घंटे की फास्टिंग है, इसे बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या होता है? इस दौरान जब आप फास्ट कर रहे हैं, वो भी सनसेट के बाद वाला फास्ट, तब बॉडी को तो कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, आप कुछ खा नहीं रहे, तो आपके बॉडी में जो ट्यूमर है, जो स्टोन है, जो पॉलिप है, बॉडी उसको तोड़ता है, उसके अंदर की न्यूट्रिशन निकालता है एंड यूटिलाइज करता है। याद रखिए, ट्यूमर के अंदर भी प्रोटीन है, उसके अंदर भी विटामिन है, मिनरल है, वही सारी चीज, फैट है, जो आपके बॉडी को चाहिए। तो वो एक स्टोर हाउस जो न्यूट्रिएंट है, लेकिन बॉडी उसकी तरफ तब देखेगा जब आप सनसेट से पहले डिनर फिनिश कर लेंगे और फिर कुछ नहीं खाएंगे। दिस कॉल्ड ऑटोफेजी। तो ऑटोफेजी से कैंसर रिवर्स होता है, नंबर वन। नंबर टू, कैंसर आज से करीब 125 साल पहले, 1898 में, उन दौरान कैंसर पेशेंट को फीवर दिलवाया जाता था, मलेरिया के वार्ड में रख देते थे, उसको फीवर हो गया, मलेरिया का फीवर, फीवर से कैंसर रिवर्स होने लगता है, ठीक होने लगता है, इसे कहते हैं फीवर थेरेपी। इनफैक्ट 1927 में फीवर थेरेपी को तो नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो ये सिद्ध है कि अगर कैंसर पेशेंट को फीवर आ जाए या दिला दिया जाए, तो उसका कैंसर रिग्रेस होने लगता है। तो फीवर कैसे दिलाएं हम? हम क्या करते हैं, एक बाल्टी लेते हैं, उसमें 42 डिग्री सेल्सियस पानी, यानी कि बेहद गर्म, और दोनों पैरों को डुबो दिया, और वो बच्चा आदमी इस तरह से बैठ गया जैसे मैं बैठा हूँ, और ऐसा आधे घंटे दिन में 2 बार। तो इससे जब वो ये कर रहा होगा, तो बिकॉज ऑफ द हॉट वाटर उसकी बॉडी का टेम्परेचर ब्रीफली बढ़ जाएगा। सो जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ऊपर जाता है, तो कैंसर सेल बिकम्स इनएक्टिव, दे स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रॉयड। तो यानी यानी कि यहाँ 3 बातें हो गई। डोंट ईट आफ्टर 6 p.m. नंबर वन। नंबर टू, फीवर थेरेपी एवरी डे, राइट। एंड नंबर थ्री, चेंज द डाइट। जो डाइट के बारे में भी मैंने बताया, डाइट की कैलकुलेशन भी बताई, DIP डाइट, यू अडॉप्ट दिस। हमने अपने हॉस्पिटल्स में देखे, हमारे 55 हॉस्पिटल है, 500 क्लिनिक्स हैं, 500 से अधिक है, और वहाँ पे भी यही करते हैं हम, और वी सी एवरी डे वी सी थाउजेंड्स ऑफ गुड रिजल्ट्स। जैसा आपने बताया फीवर थेरेपी, इसको हम घर पे रोज कर सकते हैं या ऑल्टरनेट डेज पे या वीकली? क्योंकि जैसा आपने बताया गर्म पैर में सिर्फ पानियों में पैर डाल के हमें बैठना है, दैट्स इट। और उससे हम खुद ही अपने कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय हमारी बॉडी कर देगी, इनएक्टिव कर देगी। हाँ, तो ये दिन वाह। में 2 बार कर लीजिए, 1 बार कर लीजिए, और जब फीवर हो कभी, तब तो जरूर करना है। फीवर में अगर ये करते हैं, तो फीवर जल्दी ठीक हो जाता है। यानी कि फीवर तो हमें पता है कि कोई बीमारी ही नहीं है, फीवर इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। फीवर आया, फीवर जाएगा तब, जब फीवर जिस काम के लिए आया था, इन्फेक्शन को मारने आया था या कैंसर सेल को मारने आया था, जब वो काम पूरा हो जाएगा, तभी आपकी बॉडी का फीवर जाएगा। लेकिन जब हम हॉट वाटर इमर्शन करते हैं, तो हॉट वाटर इमर्शन से, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, बाल्टी वाला, तो आपके बॉडी का फीवर जो ऑलरेडी आया हुआ है, तो उसको ये सपोर्ट मिलता है, तो जो जर्म्स हैं, इन्फेक्शन है, वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट फीवर फटाफट चला जाता है, एंड द पर्सन बिकम हेल्दी फास्टर। तो ये रोज कर सकते हैं, और ये एक तरह का डिटॉक्सिफाइंग मेथड भी बोल सकते हैं। और कभी फीवर ज़रूर करना है, कभी स्ट्रेस है, और अगर लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करेंगे, तो स्ट्रेस गायब हो जाएगा। नींद ना आ रही हो, तब करेंगे तो नींद आने लगेगी। बीपी बढ़ गया हो, तब आधे घंटे के लिए करेंगे तो बीपी घट जाएगा। तो आप देखिए इसके कितने सारे डायमेंशन है, कितने सारे फायदे हैं। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी टेक्निक है। बहुत सस्ती, बहुत ही आसान, और घर पे कभी भी की जा सकती है। गर्म पानी में पैर डाल के बैठना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। हाँ, गर्मियों में थोड़ा लग सकता है कि गर्म पानी में पैर डालने से गर्मी ज्यादा लगेगी, लेकिन जैसा आपने बताया कि पैर डालने से जो हमारा बुखार जो हमें ठीक करने आया था, और आज की डेट में तो बुखार आते ही सबसे पहले लोग पैरासीटामोल और ये सब दवाइयां खा लेते हैं अपने बुखार बुखार को भगाने के लिए। हाँ, वो सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। याद रखिए कि इस दुनिया में 50% ऑफ द एक्यूट लिवर फेलियर का इकलौता कारण पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल से पेट में अल्सर, पेट का कैंसर बड़ी तेजी से होता है।
तो पैरासीटामोल को सबसे डेंजरस ड्रग का खिताब भी मिला है यूरोपियन मेडिकल जर्नल की तरफ से। पैरासीटामोल ना केवल दुनिया की सबसे पुरानी दवाई है, एलोपैथिक ड्रग, बल्कि दुनिया का सबसे डेंजरस दवाई भी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लिवर फेलियर का कारण भी है। तो पैरासीटामोल कभी लेना ही नहीं चाहिए। वैसे भी मकसद ये है कि फीवर कम हो जाए। जब बिना पैरासीटामोल के सिर्फ को गर्म पानी में डालने से ही फीवर पैरासीटामोल जितनी देर में खत्म करेगा उससे ज़्यादा तेजी से खत्म करेगा। पैरासीटामोल का असर खत्म होने के बाद फीवर दोबारा आएगा, लेकिन यहाँ पे मोस्ट लाइकली फीवर दोबारा आएगा भी नहीं, वो भी फ्री में हो रहा है। तो मैं यही बोलता हूँ कि पैरासीटामोल किसी को नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन जब पैरासीटामोल लेती है तो उसके बच्चा जो जन्म नहीं हुआ उसके ऑटिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, सिद्ध है ये। इसलिए नेवर एवर टेक पैरासीटामोल। और ये तो बहुत बहुत बड़ी बात बता दी आपने, क्योंकि हर किसी घर में, मतलब मैं अपने ही घर की बात करूं तो मेरे भी मेडिकल बॉक्स में पैरासीटामोल हमेशा एक स्ट्रिप रखा होता है, कि थोड़ा भी फीवर आने से हम हाफ टैबलेट या वन टैबलेट ले लेते हैं कि बच्चे को सुबह अर्ली मॉर्निंग एग्जाम है, स्कूल जाना है, बुखार आ गया तो ले लिया। लेकिन नहीं पता था कि ये साइड इफेक्ट हैं इस छोटी सी मेडिसिन के। डॉक्टर Yes. चौधरी, आपके पास तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर बीमारी का इलाज है, तो अगर ऐसे में पार्किंसन और अल्जाइमर की बात करें तो इसके ऊपर भी कुछ सजेशन दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं आज की डेट में। देखिए, जो मैंने अभी बताया था बच्चों के लिए, ऑटिज्म हाइपर एक्टिविटी के लिए, दैट इज कॉल्ड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, राइट। और यही चीज बड़ों में अल्जाइमर बन जाएगा, पार्किंसन बन जाएगा, डेमेंशिया बन जाएगा। तो सेम प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं। इनफैक्ट मैंने अभी 30 नवंबर को एक बुक रिलीज की थी। बुक का नाम है क्योर ऑटिज्म नाउ, ऑटिज्म से आज़ादी। उसमें ये सारे प्रोटोकॉल तो दिए ही थे, बल्कि मैंने ये कंपैरेटिव स्टडी दिखाया था कि जो चीज़ बच्चों में ऑटिज्म बोलते हैं, एडीएचडी बोलते हैं, बड़ों में वो सिजोफ्रेनिया बोलेंगे, बाइपोलर डिसऑर्डर बोलेंगे, डिमेंशिया बोलेंगे। तो प्रोटोकॉल सेम रहेगा और इसी से असर आएगा। पार्किंसन के अगर कोई पेशेंट है तो वो भी ग्राउंडिंग, जमीन पे नंगे पैर चलना, उनको धूप में जाना आधे घंटे, अपने वेट के अनुसार नीम के पत्ते चबाना या नीम के पाउडर का सेवन करना, प्लस डीआईपी डाइट यानी कि फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल डाइट, एंड डोंट ईट आफ्टर सनसेट, राइट। सो इफ दे कैन डू इट, it should take about 3 months time to get rid of dementia, get rid of Parkinson, and get rid of all kind of these kind of neurological disorder. इन सबको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलेंगे अगर ये एडल्ट में होते हैं। यही जो छोटे बच्चे में होते हैं तो इसे बोलते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि समानताएं देखिए, नाम अलग अलग है, लेकिन ये मेथड उसमें भी इक्वली काम करता है। ओके। और अभी जैसे आप और मैं दिल्ली एनसीआर जैसे पोल्यूटेड एरिया में बैठे हैं, आपको सबको पता ही होगा जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, और डॉक्टर चौधरी आपको भी पता है कि हर साल दिवाली के बाद और लगभग होली तक हम सब लोग जो है घुटन भरी इस दिल्ली में रहते हैं, जहाँ पे शुद्ध हवा तो बिल्कुल एक सपना बन जाती है, और इतना ज्यादा टॉक्सिन्स होता है एयर में, उसको हम इनहेल कर रहे होते हैं। तो ऐसे में हमारी इम्यूनिटी भी वीक है, और हमारे जो लंग्स हैं उन पर बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो ऐसे में हर कोई एयर प्यूरिफायर नहीं अफोर्ड कर सकता, बहुत कॉस्टली है। तो कैसे बचा जाए इस गंदी एयर से, अपने आप को कैसे बचाएं? ठीक है, पहली बात तो एयर प्यूरिफायर जो है वो हार्डली कुछ काम करेगा, ये तो मान ही लीजिए। साइकोलॉजिकली तो काम करेगा वो, लेकिन जितनी लेवल ऑफ इम्प्योरिटीज हैं, पोल्यूशन है उसमें, उसके रेंज के बियॉन्ड ही है थोड़ा बहुत। लेकिन क्या काम करेगा ये समझना ज़रूरी है, और क्यों काम करेगा ये भी समझना ज़रूरी है। मैंने पहले भी अपने पेरेंट्स को, बच्चों को, सबको बताया हुआ है कि ऐसे में आपके खिड़की के सामने बालकनी में नीम का पौधा लगाइए, पौधा, राइट। नीम की पौधे में खास प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर वन, सुबह सुबह जैसे मैंने बताया नीम के पत्ते चबाएंगे तो इट इज कॉल्ड एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल। कि पोल्यूशन में ये सारी चीज़ें बीमारियां बढ़ जाती हैं। जब पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो आपके इम्यूनिटी कम होगी और वायरस बैक्टीरिया भी ज़्यादा अटैक करेंगे। तो नीम के पत्ते ताज़ा ताज़ा तोड़ के खा सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, नीम के पत्ते में खास क्वालिटी होती है कि जो पोलेंस होते हैं, जो डस्ट, छोटे छोटे पार्टिकल जो सस्पेंडेड है एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन की वजह से, वो नीम के पत्ते में चिपक जाते हैं। तो दैट इज अनदर क्वालिटी कि नीम के पत्ते, नीम के पौधे क्यों घर में होने चाहिए। तीसरी क्वालिटी, नीम का ही एक ऐसा पौधा है जो दिन और रात हाई क्वालिटी ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो 24 घंटे उसको उससे ऑक्सीजन मिलेगा। ये तीसरी क्वालिटी। चौथी क्वालिटी है नीम के पौधे में कि
CO2, SO2 जो पॉइजनस गैसेस हैं उसको बड़ी तेजी से एब्जॉर्ब करता है। पांचवी क्वालिटी नीम के पौधों में कि मच्छर है, मक्खी है, इस तरह का जो हाउस फ्लाइज हैं, अगर घर पे नीम के पौधे होंगे तो ये नहीं रहेंगे, ये भाग जाते हैं। तो कुल मिला के हम दिल्ली को तो पोल्यूशन फ्री नहीं कर सकते, लेकिन याद रखिए कि हम अपने 24 घंटे में से अधिकतर टाइम तो घर पे ही रहते हैं। तो घर में ही हर कमरे में जहाँ पे धूप आती हो एक एक नीम का पौधा लगा दिया, तो आप अपने घर के अंदर के हिस्से को थोड़ा पोल्यूशन फ्री तो कर ही सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, अपनी इम्यूनिटी को भी रोज ताज़ा नीम मिल रहा है खा के स्ट्रांग कर सकते हैं, ताकि आप जब रास्ते में निकलें जहाँ खूब सारा पोल्यूशन है तो भी आपकी इम्यूनिटी आपको प्रोटेक्ट कर ले, सामना कर ले। तो इस तरह से आप पोल्यूशन का सामना भी कर सकते हैं और एटलीस्ट अपने घर को पोल्यूशन से पार्शली फ्री रख सकते हैं। फिर नीम का हवन भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। नीम के सूखे पत्ते लीजिए और नीम के बाक यानी कि छाल लीजिए सूखे, और उसको अगर हम जला देते हैं नीम के ऑयल के साथ, तो जिस तरह का फ्यूम्स निकलते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द पोल्यूशन। ऐसा देखा भी गया था, भोपाल गैस ट्रेजेडी अगर आपको याद हो, चाहे उस वक्त आप पैदा हुए थे कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन उसके किससे आपको ध्यान दिलाऊं कि उस भोपाल गैस ट्रेजेडी में कुछ किलोमीटर तक जहाँ पे गैस फैला था, पॉइजनस गैस, लोग वगैरह सब, प्लांट वगैरह सब मर गए थे, लेकिन कुछ परिवार थे जो नीम का हवन अपने घर में रूटीनली करते थे। वो परिवार अनअफेक्टेड रह गए, नंबर वन। नंबर टू, जब बाकी सारे पौधे फैक्ट्री के आसपास के जल गए थे, खत्म हो गए थे बिकॉज ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, लेकिन नीम का पेड़ अपनी जगह पे खड़ा रहा। तो इन सारे एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, नीम का पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है। और ये इतिहास में हजारों बार देखा गया है कि जब भी कोई आपदा आती है बाकी पेड़ जवाब दे देते हैं, लेकिन नीम का पेड़ आखिर तक खड़ा रहता है। कोई फ्लड आ गया तब भी, या फिर कोई ड्रॉट आ गया तब भी, राइट, या केमिकल कोई अटैक आ गया तब भी। तो इसको, नीम के पेड़ को अपना दोस्त बनाइए, अपने घर पे रखिए और उसका सेवन भी कीजिए, और इस तरह से आप दिल्ली के पोल्यूशन को एटलीस्ट कुछ हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसके इफेक्ट से बच सकते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। इससे मुझे अपने बचपन की का वो घर याद आ गया जहाँ मैं पैदा हुई थी। तो हमारे बाग में बहुत बड़ा एक नीम का पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था और उसमें झूले डालते थे। सावन के महीने में हम झूले झूलते थे। और जहां तक मुझे याद है, मेरा पूरा बचपन हम बिल्कुल डॉक्टर के यहाँ नहीं गए और हम बिल्कुल हेल्दी रहते थे। और जब नीम की वो जो फल आता था, पीला पीला होकर पक जाता था और नीचे गिरता था, तो हम तो खेलते खेलते उसे खा लेते थे। वो बड़ा मीठा मीठा लगता, हम उसे अंगूर समझकर खाते थे। तो ये सब चीजें बिल्कुल आपने सही कही कि नीम के पेड़ से अगर हम दोस्ती कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम स्वस्थ जीवन जीने के प्रति अपने आप को स्ट्रांगली बता देते हैं कि अब हम स्वस्थ ही रहेंगे, नीम हमारा दोस्त तो है ही। चलते चलते बस एक आखिरी सवाल और आपसे करना चाहूंगी कि मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो आज कंप्यूटर, जिनकी एक रोजमर्रा की कहेंगे जरूरत है या यही हमारी रोजी रोटी है, जो घंटों बैठकर हमें कंप्यूटर के आगे ही अपना वर्क करना पड़ता है। ऐसे में माइग्रेन और हेडेक जो है ये बहुत कॉमन हो गया है। ज्यादातर हर किसी यंगस्टर को ये फेस करना पड़ रहा है। तो इससे हम कैसे बचें? देखिए, कंप्यूटर से बच नहीं सकते बिकॉज दैट बिकम्स ए प्रोफेशन। एटलीस्ट हम डाइट को चेंज कर सकते हैं। आज की चर्चा में जो डाइट मैंने बताया, जैसे DIP डाइट बोलते हैं, इसको अपना लीजिए। इससे होगा ये कि जो फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ माइग्रेन थोड़ा कम हो जाएगा। 2-3 महीने लगेंगे, नंबर वन। नंबर टू, मान लो कभी माइग्रेन या हेडेक हो ही जाता है, फॉर एग्जाम्पल अभी हो जाता है, तो क्या करना है? पेन किलर तो लेना नहीं है, पेन किलर तो बड़ा ही डेंजरस है। कैसे पेन को भगाना है? बहुत ही सिंपल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, यानी कि गर्म पानी के टब में दोनों बकेट में दोनों पैर रखने हैं, 42 डिग्री सेल्सियस का पानी होना चाहिए। और जब ऐसा करेंगे उस वक्त एक टावल लेना है और बर्फ के पानी में से निचोड़ना है। निचोड़ के टावल को सिर पे रख देना है, ऐसे लिपटा के रख देना है, और ऐसे 20 मिनट तक बैठना है। यानी कि पैर गर्म, सिर ठंडा, सिर के ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, पैर के ब्लड वेसल डायलेट हो रहे हैं। जब ये कॉन्ट्रास्टिंग एक्शन होता है और ऐसा 20 मिनट्स तक मान लो करते हैं, तो माइग्रेन हेडेक गायब हो जाता है। तो इस तरह से माइग्रेन हेडेक को गायब करने का तरीका बता दिया, और आए ना उसके लिए बियॉन्ड DIP डाइट।
आपके पास हर बीमारी का इलाज है, आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए हम परेशान हो और आए और निराश जाएं। ये आपकी बहुत बहुत महानता है डॉक्टर चौधरी, जो आपने शुरुआत में कही थी कि मैं लोगों को खुद एक डॉक्टर बना रहा हूं, और आप बेसिकली आप लोगों को सिखा रहे हैं, जो आज की डेट में बहुत कम डॉक्टर्स, कम नहीं कहेंगे कि ना ही के बराबर है, कोई नहीं सिखाता। जो आप महान कार्य कर रहे हैं, मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ आप लोगों को जो स्वस्थ बना रहे हैं। आपका ये कार्य जो है आप कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, ये संपूर्ण रूप से अच्छे से चले, और आप स्वयं निस्वार्थ भाव से जो आप ये कार्य कर रहे हैं, परमात्मा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय दिया आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।